आप अपने प्लगइन के थ्रू कस्टम रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बना सकते हैं जिसको आप अपने वेबसाइट के किसी भी पार्ट पर रख सके और आपके यूज़र्स उस फॉर्म का यूज़ करके खुद को रजिस्टर कर सके आपके वेबसाइट में। तो आज के वीडियो में हम वही देखने वाले, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे एक शॉर्ट कोड क्रिएट कर लेंगे। तो शॉर्ट कोड ऐड करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमारा शॉर्ट कोड क्रिएट हो गया। तो अब हमें इस शॉर्ट कोड में हमारा रजिस्टर का फॉर्म रखना है। तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे अपना HTML का कोड लिखिए, या तो एक अलग से पेज बना सकते हैं। तो मैं अलग से पेज बना लूँगा और उसको मैं इंक्लूड करवा दूँगा। तो यहाँ पे मैं अपने प्लगइन के मेन डायरेक्टरी में एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा नया, पब्लिक, और उस फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा, register.php। अब हमने एक नया फोल्डर क्रिएट किया है, तो उस फोल्डर के सिक्योरिटी के लिए मैं यहाँ पे एक इंडेक्स के फाइल भी बना दूँगा, index.php। और इसमें बेसिकली कुछ भी नहीं रहता, ये ब्लैंक फाइल बनता है। तो इसे बंद कर देते हैं, रजिस्टर में आ जाता है। चलिए, ये हमारा रजिस्टर का फाइल बन गया। अब इसे हमें यहाँ पे इंक्लूड करवाना है। तो मैं यहाँ पे पहले दे दूँगा पब्लिक स्लैश register.php। ठीक है, इसे हमें यहाँ पे इंक्लूड करा लेना है। अब शॉर्ट कोड में जो भी चीज़ हम इंक्लूड करवाते हैं, या फिर इन जनरल हम जो भी चीज़ PHP में इंक्लूड करवाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी ये पेज इको करेगा या फिर जो भी HTML यहाँ पे होगा वो यहाँ पे इको हो जाएगा। लेकिन प्लगइन में क्या होना चाहिए कि कोई भी आपका जो आउटपुट है वो इको नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए रिटर्न। तो मैं क्या करूँगा, ये जो इंक्लूड का स्टेटमेंट है इसको मैं ओबी स्टार्ट और ओबी गेट क्लीन के बीच में रैप कर दूंगा। अब या तो आप यहाँ पे अपना वेरिएबल बना के कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली इसी स्टेटमेंट को रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं अपने register.php में। यहाँ पे अब हमें चाहिए एक HTML फॉर्म जिसमें यूज़र अपना डेटा इनपुट करेगा। तो मैं एक HTML फॉर्म बना लेता हूँ। चलिए, यहाँ पे मैंने एक फॉर्म बना लिया है। मैं साइड बार को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्म बनाया हमने। इसमें हमने फर्स्ट नेम लिया है, लास्ट नेम, यूज़र नेम टाइप करवाया, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, और एक रजिस्टर का बटन दिया है। अब आप नोटिस कीजिए, जो हमारा फॉर्म है इसका एक्शन एट्रीब्यूट हमने ब्लैंक रखा है। वो क्यों रखा है? तो हम क्या चाहते हैं कि जब भी हमारा यूज़र इस सबमिट बटन पे क्लिक करे, तो जिस भी पेज पे हमारा फॉर्म है वही पेज वापस से रीलोड हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आप एजेक्स के थ्रू भी करवा सकते हैं। मैं नॉर्मल ट्रेडिशनल रीलोड वाले तरीके से करवा रहा हूँ इसे। हमने एजेस के थ्रू कैसे फॉर्म सबमिट करना है वो भी देखा हुआ है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसका लिंक आपको ऊपर कार्ड में अभी दिख रहा होगा। तो चलिए, यहाँ पे रीलोड हमें करना है। तो रीलोड करते टाइम हमारा जो फॉर्म का एक्शन होता है उसमें हम जो भी वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं उस पेज पे हमारा डेटा सेंड हो जाता है फॉर्म का। तो हमें क्योंकि सेम पेज को रीलोड कराना है, तो हमें उसी पेज का यूआरएल यहाँ पे चाहिए जिस पेज पे हमने अपने फॉर्म को रखा है। तो वो डायनामिक यूआरएल हो जाएगा। यहाँ पे अगर कोई स्पेसिफिक यूआरएल टाइप कर देते हैं तो वो तो स्टैटिक यूआरएल हो गया। तो डायनामिक यूआरएल हम कैसे यहाँ पे रखेंगे? यहाँ पे मैं PHP का कोड लिखूंगा, इको करवाएंगे गेट द परमालिंक को। तो देखिए क्या हो जाएगा। आप कोई भी पेज में अपने शॉर्ट कोड को अगर रखते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्डप्रेस के लिए जो भी पेजेस है या फिर पोस्ट्स है, जो अटैचमेंट है यानी कि जो मीडिया है आपके गैलरी के, वो सारी चीज़ें वो एज अ पोस्ट कंसीडर करता है। तो गेट द परमालिंक क्या करता है, जो भी आपका करंट पोस्ट रेंडर हुआ है, जो भी आपका करंट पोस्ट है उसका परमालिंक आपको ला के देता है। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इस फॉर्म को, अपने शॉर्ट कोड को अपने होम पेज पे कॉल करता हूँ, तो मेरे होम पेज का लिंक यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं उसे अपने कॉन्टैक्ट अस के पेज पे कॉल करता हूँ तो वहाँ कॉल हो जाएगा, तो वहाँ उसका
लिंक यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं उसे किसी पॉपअप के अंदर रखता हूँ तो उस पॉपअप को मैं जहाँ पे भी रख रहा हूँ उस पेज का यहाँ पे परमालिंक सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्शन एट्रीब्यूट सेट हो गया। अब मैं इस फॉर्म के ऊपर चलता हूँ और यहाँ पे हम अपने रजिस्टर का कोड लिखेंगे। यहाँ पे हमें चेक करना है कि हमारा फॉर्म सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं पहला कंडीशन लगा दूंगा, इफ़ इस सेट। तो यहाँ पे इस सेट में हम किसे चेक कराएंगे, हमारे बटन को चेक करवा लेते हैं। हमारा जो सबमिट का बटन है रजिस्टर, हमने उसका नेम एट्रीब्यूट सेट किया है रजिस्टर। तो मैं यहाँ पे इस सेट में $_पोस्ट वेरिएबल ले लूँगा। ठीक है, तो हम चेक करवा लेंगे अगर हमारा जो रजिस्टर का बटन है वो सेट हुआ हो तो हमें रजिस्टर का कोड लिखना है। तो इस इफ़ कंडीशन के अंदर हम अपने रजिस्टर का कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो हमारे इनपुट फील्ड के वैल्यूज़ है उन वैल्यूज़ को हम अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट फर्स्ट नेम, और इसमें हमारा जो वैल्यू आएगा वो होगा पोस्ट में यूज़र एफ नेम। ठीक है, चलिए। अब ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो इनपुट फील्ड का जो भी यूज़र वहाँ पे टाइप करेगा इनपुट फील्ड में, वो सीधा का सीधा वैल्यू यहाँ पे हमें वेरिएबल में रख के वो दे देगा। लेकिन हो सकता है आपके यूज़र ने कोई ऐसा कैरेक्टर टाइप किया हो जो आपके डेटाबेस में एरर क्रिएट कर सकता हो। कोई आपके वेबसाइट पे आपके रजिस्टर फॉर्म पे एसक्यूएल इंजेक्शन करने का ट्राई कर रहा हो, तो हमें उस केस को हैंडल करने के लिए यहाँ पे एस्केप करवाना पड़ेगा। हमारे पास पीएचपी में एस्केप का एक फंक्शन होता था और वर्डप्रेस पे भी हमारे पास एक फंक्शन है। उस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हमें एक ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ग्लोबल WP DB का यूज़ करेंगे। इसमें हमें एक फंक्शन मिल जाता है, तो ये एस्केप फंक्शन क्या करेगा, जो भी आपके स्पेशल कैरेक्टर्स हो जाएंगे, अगर आपका यूज़र कोई भी एसक्यूएल इंजेक्शन करने का ट्राई करता है तो आपके जो भी कैरेक्टर्स वो टाइप कर रहा है उसको वो सैनिटाइज करके हमें वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, चलिए तो इसी प्रोसेस को रिपीट कर लेते हैं सारे वेरिएबल्स के लिए। हमारे पास ये सारा डेटा आ गया हमारा। थोड़ा वैलिडेशन परफॉर्म कर लेते हैं। तो पहले मैं चेक करवा लूँगा कि हमारा जो पासवर्ड है वो कंफर्म पासवर्ड के साथ मैच होना चाहिए। तो सिंपल पासवर्ड इज़ डबल इक्वल टू कंफर्म पासवर्ड। अगर ये ट्रू होता है तो ही हमें आगे बढ़ना है, एल्स इको करवा देना है। एक स्टेटमेंट इको करवा दिया हमने एरर हैंडलिंग के लिए। ठीक है, चलिए पासवर्ड का हो गया। तो देखिए, डेटाबेस में यूज़र को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास वर्डप्रेस में दो फंक्शंस है। कौन कौन से, तो एक है WP इंसर्ट यूज़र और दूसरा है WP क्रिएट यूज़र। ठीक है, हमारे पास दो फंक्शन है, WP इंसर्ट यूज़र और WP क्रिएट यूज़र। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जो क्रिएट यूज़र है 3 पैरामीटर लेता है, उसमें भी एक ऑप्शनल है। तो बेसिकली आप 2 पैरामीटर का यूज़ करके अपना यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। और आपको अगर थोड़ा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन डेटाबेस में इंसर्ट करना है अपने यूज़र के, तो आप WP इंसर्ट यूज़र का यूज़ कर सकते हैं। बिहाइंड द सीन WP क्रिएट यूज़र भी WP इंसर्ट यूज़र को ही कॉल कर रहा होता है। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं। पहले WP क्रिएट यूज़र का जो काम है उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, तो एंटर मार के नीचे स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे। चलिए, WP क्रिएट यूज़र। अब हमें यहाँ पे डेटा पास करना है। तो सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है हमारा यूज़र नेम। यूज़र नेम आ गया। उसके बाद जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है WP क्रिएट यूज़र का, पासवर्ड। चलिए पासवर्ड आ गया। अब बेसिकली WP क्रिएट यूज़र इन दो डेटा के साथ रन हो जाएगा, आपको कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि जो
थर्ड आर्ग्यूमेंट है इसका, वो है ईमेल, जो कि हम यहाँ पे इनपुट लेना भूल गए, तो मैं जल्दी से काम ये करता हूँ। यहाँ पे मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। पहले ईमेल आ गया हमारा। तो जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है वो होता है ईमेल। ईमेल ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है और ये दोनों रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट है। हमारा यूज़र डेटाबेस में इंसर्ट हुआ है या फिर नहीं, वो हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए डब्ल्यू पी क्रिएट यूज़र जो है वो वैल्यू रिटर्न करता है। तो क्या वैल्यू रिटर्न करता है? डब्ल्यू पी क्रिएट यूज़र हमें यूज़र की आईडी रिटर्न करता है अगर यूज़र इंसर्ट हो गया हो तो, नहीं तो डब्ल्यू पी एरर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो वो जो भी रिटर्न करेगा हम इस रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे। और यहाँ पे मैं चेक करवाऊंगा इफ़ इज़ डब्ल्यू पी एरर। ठीक है, यहाँ पे हम चेक करवा लेंगे कि अगर ये रिजल्ट डब्ल्यू पी एरर क्लास का ऑब्जेक्ट है तो हमें यहाँ पे एरर रिटर्न करना है, नहीं तो सक्सेस रिटर्न करना है। इसको मैं स्टेटमेंट को थोड़ा उल्टा कर दूंगा, यहाँ पे मैं नॉट लगा दूंगा। तो अभी क्या होगा, इफ़ ये रिजल्ट एरर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या हो जाएगा? हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया, तो इफ़ नॉट इस डब्ल्यू पी एरर, तो हमें यहाँ पे इको करवाना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, यूज़र क्रिएटेड, और उसके बाद जो नंबर प्रिंट होगा वो उसका आईडी हो जाएगा। और एल्स में, यानी कि अगर ये एरर ऑब्जेक्ट हुआ तो हमें यहाँ पे इको करवाना है, अगर ये रिजल्ट डब्ल्यू पी एरर क्लास का ऑब्जेक्ट हुआ तो हमारे पास यहाँ पे इस रिजल्ट के थ्रू एक फंक्शन एक्सेसिबल हो जाएगा, वो है गेट एरर मैसेज। तो जो भी एरर होगा उस एरर का एक एरर मैसेज हमें यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार चलते हैं हमारे एक पेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, कोई एरर आ रहा है, तो एरर क्या है, कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन एट शॉर्ट कोड। मैंने शॉर्ट कोड का स्पेलिंग गलत लिख दिया, तो चलिए उसे ठीक कर लेते हैं। ऐड शॉर्ट कोड। चलिए इसको रिलोड करते हैं। पेज रिलोड हो गया। यहाँ पे ऐड न्यू करते हैं। रजिस्टर का एक पेज बना लूँगा, और जो हमारा शॉर्ट कोड का टैग है इसे हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर पेस्ट कर देंगे। चलिए इस पब्लिश करते हैं इस पेज को। पब्लिश हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं न्यू टैब में ओपन करके। अब क्योंकि मैंने अपने ब्राउज़र में लोकल होस्ट का यूज़र नेम और पासवर्ड सेव किया हुआ है, इसलिए ये फील्ड्स फिल करके आ रहा है, के केस में ये ब्लैंक आ सकता है। ठीक है, तो चलिए अब ये हो गया, हमारा फॉर्म आ गया। एक बार हम इंस्पेक्ट करके चेक कर लेते हैं कि फॉर्म का जो एक्शन एट्रीब्यूट है वो सेट हुआ है कि नहीं। देखिए इसमें फॉर्म का जो एक्शन एट्रीब्यूट है वो क्या है, एच टी पी लोकल होस्ट यूट्यूब स्लैश रजिस्टर स्लैश। ठीक है, सही बिल्कुल। चलिए ये हो गया, आपका फॉर्म रेडी हो गया। काम करते हैं, फॉर्म को सबमिट करके देखते हैं। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, देखते क्या आया। ओके, देखिए यूज़र क्रिएटेड, आईडी आ गई 9। ठीक है, तो चल के एक बार यूज़र का टेबल चेक करते हैं हमारा। यहाँ पे नीचे जाऊँगा, यूज़र्स, ऑल यूज़र्स। देखिए यहाँ पे हमारा एक यूज़र क्रिएट हो गया। ठीक है, उसका ईमेल सेट हो गया, वो सब्सक्राइबर है, और ज़ीरो पोस्ट है उसके, यूज़र नेम। ठीक है, चलिए तो एक बार मैं क्या करूँगा, एक बार फिर से मैं सेम यूज़र क्रिएट करने का ट्राई करूँगा। रजिस्टर करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखिए यहाँ पे क्या मैसेज आ गया, सॉरी द यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। ये कहाँ से आ रहा है? ये हमने जो यहाँ पे सॉरी, रजिस्टर डॉट पी एच पी में हमने जो यहाँ पे गेट एरर मैसेज को कॉल किया था, इस फंक्शन के थ्रू हमारा ये मैसेज आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, डब्ल्यू पी क्रिएट यूज़र है,
वो इंसर्ट करने के साथ साथ ये भी चेक करता है कि अगर हमारा यूज़र नेम एग्जिस्ट है तो उस एरर को भी वो हैंडल कर लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब क्या हुआ? जो WP क्रिएट यूज़र फंक्शन है वो यूज़र को इंसर्ट करने के साथ साथ जो एरर है उसके उसको भी हैंडल कर लेता है। अगर यूज़र एग्जिस्टिंग है तो वो एरर भी वो हैंडल कर लेता है। ये हो गया, एक यूज़र क्रिएट हो गया, उसका एरर हमने देख लिया। अब देखते हैं कि WP इंसर्ट यूज़र फंक्शन कैसे काम करता है। तो मैं काम करूँगा, इसे को कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब जो यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट जा रहे थे, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट जाएगा। अब क्योंकि हमने यहाँ पे एक ही आर्ग्यूमेंट पास किया है तो ऑब्वियस है कि वो आर्ग्यूमेंट एरे होने वाला है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एरे। चलिए, अब इस एरे में आप कौन कौन से पॉसिबल आर्ग्यूमेंट्स को पास कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा जो यूज़र नेम है, आप यूज़र नेम पास कर सकते हैं। तो यूज़र नेम पास करने के लिए हमारे पास है यूज़र लॉगिन, और यूज़र लॉगिन की वैल्यू जो होती है वो हमारा यूज़र नेम है। चलिए, ये हो गया। अब दूसरा आप क्या पास कर सकते हैं? ईमेल पास कर सकते हैं। फिर आप यूज़र फर्स्ट नेम पास कर सकते हैं इसको। सेम आप लास्ट नेम भी पास कर सकते हैं, और आप उसका डिस्प्ले नेम भी पास कर सकते हैं। डिस्प्ले नेम में मैं क्या करूँगा, हमारा जो फर्स्ट नेम है मैं उसी को पास कर दूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही लगता है। एक मिनट, एक्चुअली यहाँ पे यूज़र एफ नेम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा फर्स्ट नेम, और यहाँ पे आ जाएगा लास्ट नेम। ठीक है, ये आ गया, डिस्प्ले नेम आ गया। अब जो इम्पोर्टेंट है, यूज़र को लॉगिन करते टाइम उसके पासवर्ड की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, तो हम यहाँ पे पास करेंगे यूज़र पास। ये हो गए। इसमें और भी आर्ग्यूमेंट्स है, वो सारे आर्ग्यूमेंट्स का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ जाके इसके सारे जो पॉसिबल आर्ग्यूमेंट्स है उनको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये आ गया, हमारा यूज़र डेटा क्रिएट हो गया। हमने लॉगिन पास कर दिया, यूज़र नेम, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिस्प्ले नेम हमने पास किया है, और यूज़र पासवर्ड हमने पास किया है। चलिए, डिस्प्ले नेम में मैं क्या करता हूँ, जो फर्स्ट नेम है, थोड़ा क्योंकि हमें पता चला कि यहाँ पे अलग अलग डेटा सेंड हो रहा है, तो मैं यहाँ पे कनकैटिनेट करवाऊँगा एक स्पेस, और उसमें मैं लास्ट नेम को कनकैटिनेट करवा दूँगा। तो क्या आ जाएगा हमारा डिस्प्ले नेम, फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम। ठीक है, चले, इतना हो गया, ये कर देते हैं। अभी फाइनली एक बार इसको रन करके देखते हैं कि हमारा कोड वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, ये जो रिटर्न करेगा सेम चीज़ें रिटर्न करेगा ये भी। अगर सक्सेस होता है तो यूज़र का आईडी रिटर्न करेगा, अगर फेल होता है तो एरर मैसेज रिटर्न करेगा। चलिए, तो यहाँ पे चलते हैं। देखिए, हमारा यहाँ पे यूज़र क्रिएट हो गया। एक बार यूज़र के टेबल को रिलोड करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा एक यूज़र बन गया, और यहाँ पे उसका नेम भी सेट हो गया। तो ये नेम कहाँ पे सेट हुआ? ये है इसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। एक बार मैं आपको हमारा डेटाबेस का टेबल दिखा देता हूँ, तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कौन सी वैल्यू कहाँ जा रही है। यूट्यूब का हमारा डेटाबेस है, में WP यूज़र का टेबल। देखिए, यहाँ पे हमारे पास सारे हमारे रिकॉर्ड्स है। ठीक है, तो हमने जो लास्ट रिकॉर्ड इंसर्ट किया अक्षय का, उसमें है उसका यूज़र निकनेम आ गया यहाँ पे, अक्षय। उसका यूज़र नेम यहाँ पे सेट हो गया है लॉगिन। ईमेल उसका सेट हो गया यहाँ पे। यूज़र URL, ये भी एक पॉसिबल आर्ग्यूमेंट है, आप उसे भी पास कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपके डेटाबेस के यहाँ पे नेम है ना, कॉलम के नाम है, सेम आपको वही यहाँ पे पास करना होता है यूज़र डेटा के
की में। तो आप यहाँ से भी सारे जो पॉसिबल वैल्यूज़ है आप वो यहाँ से पिक कर सकते हैं। रजिस्टर डेट आ गया उसका, यहाँ पे देखिए डिस्प्ले नेम आ गया उसका, फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम। यहाँ पे जो डिस्प्ले नेम है वो यहाँ पे हमें नेम में शो हो रहा है। यूज़र क्रिएट कर दिया। अब अगर इस यूज़र में हमें अपने साइड से कोई डेटा ऐड करना हो, कोई कस्टम डेटा ऐड करना हो, क्योंकि डब्ल्यू पी यूज़र टेबल में तो सिर्फ इतना ही फील्ड्स है, तो उस टाइम पे हमारे क्या काम आता है, डब्ल्यू पी यूज़र मेटा टेबल। ठीक है, तो डब्ल्यू पी यूज़र मेटा टेबल हम यूज़ करेंगे। इसमें इंसर्ट कैसे करवाना होता है डब्ल्यू पी यूज़र मेटा डेटा को, तो वो देख लेते हैं एक बार। चलते अपने कोड में। यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट में यूज़र की आईडी आ रही है, तो मैं यहाँ पे चलूँगा। यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल करेंगे, ऐड यूज़र मेटा। तो जो ये फंक्शन है 4 पॉसिबल आर्ग्यूमेंट लेता है, जिसमें 3 कंपलसरी है और एक ऑप्शनल है। पहला आर्ग्यूमेंट हमारे यूज़र की आईडी, ठीक है, वो हमारे रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर है। जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो होता है हमारा की। तो हमें यूज़र का कौन सा डेटा स्टोर करना है, सपोज कर लीजिए कि हमें यूज़र का टाइप स्टोर करना है, यूज़र टाइप। और यूज़र का टाइप हमें क्या रखना है, फैकल्टी दे देता है। आप चाहे तो यहाँ पे यूज़र का टाइप भी यहाँ पे इनपुट ले सकते हैं यूज़र के पास से, फिर उसको फैच करके अपने वेरिएबल के थ्रू यहाँ पे डायनामिकली वो डेटा आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टैटिक वैल्यू इनपुट कर रहा हूँ, तो हमारा जो भी यूज़र बनेगा अभी उसमें टाइप ऐड हो जाएगा फैकल्टी का। एक बार मैं आपको पहले यह दिखा देता हूँ कि जो हमारा मेटा टेबल है उसमें हमारे पास अगर मैं सर्च करूँ मेटा की, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ टाइप और वो करता हूँ, तो देखिए हमारे डेटाबेस में अभी टाइप जो कीवर्ड है उस की का, मेटा की का कोई वैल्यू भी प्रेजेंट नहीं है। तो ब्राउज कर देते हैं टेबल को अभी, यहाँ पे चलते हैं, सेव कर देते हैं इसको, चल के एक और यूज़र क्रिएट करते हैं। चलिए हमारा यूज़र क्रिएट हो गया, उसकी आईडी 11 आ गई। रिबन पैनल पे चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा यूज़र क्रिएट हो गया, नाम सेट हो गया उसका। चलिए अब हमारे डब्ल्यू पी यूज़र टेबल पे देख लेते हैं। देखिए सारे वैल्यूज़ यहाँ पे स्टोर हो गए। ठीक है, इसके साथ ही हमारा जो यूज़र मेटा टेबल है इसमें हमारा टाइप स्टोर हो गया होगा। एक बार सर्च करके देखते हैं। मैं क्या करूँगा, यूज़र का जो हमारा यूज़र आईडी है मैं उसी से यहाँ पे सर्च करूँगा। तो 11 गो किया मैंने, देखिए 11 यूज़र आईडी जो है उसके साथ हमारा यहाँ पे टाइप एसोसिएट हो गया है। काफ़ी सारे यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ है, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम भी यहाँ पे ही है, उसके साथ हमारा जो टाइप है वो यहाँ पे ऐड हो गया। फ्रेंड्स तो ये था वर्डप्रेस में आप यूज़र को कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि आप अपने यूज़र को कैसे ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं, यानी कि लॉगिन कैसे करवा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सारे क्वेश्चंस का, आपके सारे डाउट्स का आपको सॉल्यूशन दे सकूँ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, टेक केयर एंड गुड बाय।